सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 का क्लास 10 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 2 है उसका जो नेक्स्ट पार्ट रह गया था, सेकंड पार्ट रह गया था, इसको कवर करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट बहुत ही ईजी है, ठीक है। और इसमें बेसिकली हमने पहले पढ़ा था कि आईयूसीएन जो है, आईयूसीएन एक रिपोर्ट है और एक संस्था, एक कमेटी है जो एंडेंजर्ड स्पीसीज की, यानी कि जो एक्सटेंट होने वाली, जो खत्म होने वाली प्रजातियाँ किसकी, जानवरों की या फिर पौधों की, उनको बताता है कि वो खत्म होने वाली है या फिर खत्म होने के कगार पर है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है। लेकिन हम लोग आगे देखेंगे, आगे हमें मोस्टली वाइल्ड लाइफ मतलब क्या होता है, मतलब जानवरों की लाइफ, ठीक है, उनके बारे में हमें जानने को, समझने को और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या किया जाता है, किया जा रहा है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो टॉपिक है हमारा, ये फर्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। मतलब हमारे इंडिया में फॉरेस्ट यानी कि जंगल को और वाइल्ड लाइफ यानी कि जानवरों को कैसे कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब हमारे इंडिया में तो मतलब इतना ज़्यादा ये सब सुपरस्टिशन फैल रखा है कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो हमें उस रास्ते से निकलना नहीं चाहिए। तो उस देश में भला जानवरों को कैसे कोई प्रोटेक्ट करके रख सकता है? लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग क्या हैं, सांपों को दूध पिलाने वाले लोग भी हैं, क्योंकि मतलब एक तरीके से वो इतना जहरीला जानवर होता है, तो लेकिन फिर भी उसको क्या किया जाता है, उसको उसकी पूजा की जाती है, उसको दूध पिलाया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये कल्चर से हमारे इंडिया में ही देखने को मिलेगा। तो ऐसा मत सोचना कि हम लोग अगर बिल्ली के रास्ते काट जाने पर हम लोग रास्ता आगे नहीं बढ़ते हैं तो क्या हम जानवर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे? हम बिल्कुल कर पाएंगे। तो ऐसे ही प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चीज़ें बनाई गई हमारे इंडिया में, कुछ एक्ट्स पास किए गए। जैसे कि आपको पता है कि एक्ट हमारी जो संसद है, जो लेजिस्लेशन है, उसको पास करती है। उसके बाद जो हमारे एग्जीक्यूटिव है, जैसे कि आईएएस वगैरह और जो कैबिनेट के जो मंत्री वगैरह जो होते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको पास करने का वो काम करते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही हमारे एक लॉ है, वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ये एक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक्ट ने क्या किया, इस एक्ट ने हमारे इंडिया में जो टाइगर को प्रोटेक्ट करने का, टाइगर यानी कि जो चीता होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का एक करिकुलम स्टार्ट किया, ठीक है। एक करिकुलम स्टार्ट किया। अब ऐसा क्यों हुआ, मतलब हमें ज़रूरत क्या पड़ी इस चीज़ की, इसको हमें स्टार्ट क्यों करना पड़ा? तो सुनो, एक बहुत ही पुराने समय की कहानी है, बहुत ही लंबी कहानी है, उसको हम स्टार्ट करते हैं सुनाना, ठीक है। अब हमें किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब वो चीज़ क्या होने लगती है, जब वो चीज़ हमें पता है कि कुछ टाइम बाद अगर हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो वो खत्म हो जाएगी, वो हमें इस दुनिया पे ही नहीं दिखेगी। इस वजह से क्या करते हैं, हम उसको प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। जैसे अपने पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। क्यों प्रोटेक्ट करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है अगर हम उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, उनका सही मार्गदर्शन नहीं करेंगे, तो हमारे बच्चे इधर उधर चले जाएंगे। फिर हम फ्यूचर में ऐसे भी हो सकता है कि हम उनको देखने तक के लिए तरस जाएं, या जिसके लिए हम उनको ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि सबको पता है कि आज की लाइफ नहीं, बेसिकली ये ह्यूमन नेचर है, या फिर ये फिलॉसफी है एक, कि मतलब हर इंसान किसी न किसी मोटिव के लिए, किसी न किसी चीज़ के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब मम्मी पापा हमसे कैसे कनेक्टेड है? हमसे इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि हमसे बेसिकली हम लोग जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, बुढ़ापे की लाठी होते हैं, और वो हम पे पैसा खर्च इसलिए करते हैं क्योंकि बुढ़ापे में जब उनको नीड हो हम उन्हें दे पाएँ। इस लॉजिक भी बिल्कुल सही है। और इसी वजह से जो सोसाइटी है हम लोगों से कनेक्टेड रहती है कि अगर कोई बंदा अकेला बैठा है, उसको ठीक है, वो किसी से बात नहीं कर रहा, लेकिन तो अगर मान लो किसी दिन उसको कोई इमरजेंसी पड़ी तो वो क्या करेगा? अकेले तो वो सब कुछ नहीं कर सकता ना, सारे लोगों की हेल्प चाहिए होती है। तो इसी वजह से जो एक सोसाइटी होती है, सारी चीज़ होती है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्या हुआ, जो जानवर थे, ठीक है, तो इंसान था वो इतना मतलब जानवरों से भी नीचे गिर गया कि उन्होंने जानवरों को मारना स्टार्ट कर दिया। अब जानवरों को मारना क्यों स्टार्ट करा उन्होंने? सोचो, रीज़न बताओ। क्योंकि जानवरों को मारने के बाद जो उनकी खाल निकलती थी उनके अंदर से, ठीक है, हम स्पेसिफिक बात किसकी कर रहे हैं अभी चीता की बात कर रहे हैं हम लोग सिर्फ, ठीक है। तो उसकी जो खाल निकलती थी, ठीक है, वो क्या करते थे, उसको एक्सपोर्ट करते थे, सॉरी, इंपोर्ट का मतलब तो हमारी कंट्री में अंदर लेके आना होता है ना, एक्सपोर्ट मतलब दूसरी कंट्री में बेचना होता है। क्योंकि सबसे पहले, या फिर कहा जाए तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चीता सिर्फ हमारे यहाँ पे और नेपाल में देखे जाते थे, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे यहाँ पे जो उनकी ट्रेडिंग थी वो ज़्यादा थी। ऑफ कोर्स जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा होगी उसकी ट्रेडिंग वहाँ ज़्यादा होगी। तो धीरे धीरे करते क्या हुआ, जो लोग थे, जो हंटर्स थे, उन्होंने जानवरों की यानी कि चीता की पोचिंग स्टार्ट रखी। पोचिंग मतलब उनकी हंटिंग करना। अब हंटिंग करना उन्होंने स्टार्ट रखा, उससे वो क्या करते थे, वो जिसकी खाल थी और जो वो हड्डियाँ थी किसकी, चीता की, वो उससे क्या करते थे, दवाइयाँ बनाते थे, ठीक है, दवाइयाँ बनाते थे। और कोई अपने ट्रेडिशनल जो उनके बेसिकली क्या होता है, उनको आर्मामेंट्स बोलते हैं ना, जो हाथों में पहना जाता है, वो दांतों के जो होते
हैं, ठीक है, गले में पहना जाता है, आदिवासी लोग जो पहनते थे पहले के टाइम पे, तो वो चीजें मतलब गहने आभूषण उनके बनाए जाते थे, ठीक है। तो ये चीजें हुआ करती थी। तो इस वजह से जो चीते वगैरह थे, ठीक है, उनकी क्या हो गया, एक्सटिंक्शन होना उनकी स्टार्ट हो गया। अब एक्सटिंक्शन होना स्टार्ट हो गया तो ऐसे ही धीरे धीरे करते करते क्या हुआ, पहले यहाँ पे हमारे बहुत सारे चीते थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि हमारे यहाँ पे सिर्फ 3000 के समथिंग में चीते बचे थे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे कि हमने देखा अभी हमने देखा कि सिर्फ ह्यूमन की वजह से उनका जो एक्सटिंक्शन होना स्टार्ट हुआ, कि इनका चीता का, ठीक है। अब हम कुछ नेचुरल चीजें देखें। कुछ नेचुरल चीजें मतलब जैसे कि अगर किसी भी चीज का विघटन होता है ना, तो उसमें ना प्रॉपर रीजन, अब ये मत समझना कि प्रॉपर रीजन सिर्फ इंसान ही होगा या प्रॉपर रीजन, इकलौता रीजन सिर्फ नेचर होगा, नहीं। जब किसी भी चीज का एक्सटिंक्शन होता है उसमें दोनों अपना मेजर रोल प्ले करते हैं। और अगर हम कहें अगर 10% नेचर रोल प्ले कर रही है तो 90% ह्यूमन रोल प्ले करता है, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन तो है ही सबसे घटिया किस्म जो इंसान की तरह बनाई गई है। बेसिकली मैं भी उसमें इन्वॉल्व हूँ, ऑफकोर्स मैं भी कहूँगी लेट इट बी। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं। उसमें ये है कि जो जानवर था, कौन जानवर था, चीता जो था, उसके जो प्रेज होते हैं। अब प्रे का मतलब क्या होता है, PREY, प्रे का मतलब क्या होता है, जो छोटे मोटे कीट पतंगे, जो छोटे मोटे जानवर होते हैं। जैसे कि अब चीता है, चीता के लिए प्रे क्या होगा, मतलब चीता क्या खा सकता है, खरगोश खा सकता है, चूहा खा सकता है, छिपकली पता नहीं खाता होगा, नहीं खाता होगा, ये सारे जानवर खा सकता है। तो चीते के लिए वो क्या है, प्रे है। लेकिन अब खरगोश क्या है, खरगोश को छोड़ो क्योंकि खरगोश खांसी खाता है। छिपकली को ले लो, छिपकली के लिए प्रे क्या है, छिपकली के लिए प्रे है मच्छर, क्या है, मच्छर। तो मतलब वो जानवर जिसको खा सकते हैं उसके लिए वो क्या होते हैं, प्रे होते हैं। तो उनका प्रे का जो एक्सटिंग मतलब प्रे जो है वो खत्म होने स्टार्ट हो गए। अब जितने चीते थे जब उनको उतना खाना नहीं मिलेगा तो ऑफकोर्स वो मरना स्टार्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि जिसको खाना नहीं मिलता वो तो मरना स्टार्ट हो ही जाता है। जैसे श्री रामलू पोट्टू, आई डोंट नो एग्जैक्टली द नेम, श्री रामलू करके जो एक मतलब जो एक इंसान थे, मतलब व्यक्ति थे, वो आंध्र प्रदेश को बनाने की मांग रख रहे थे। तो उन्होंने 56 दिन का 56 डेज का भूख हड़ताल रखी, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, उनकी डेथ हो गई क्योंकि उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। इसी तरीके से जब जानवर होते हैं, जो चीता होता है, उनको जब खाने को नहीं मिला, प्रे वगैरह उनके खत्म हो गए, तो इस वजह से उनकी डेथ होना स्टार्ट हो गया, उनका एक्सटिंक्शन होना स्टार्ट हुआ। और दूसरी बात, जो लोग होते थे वहाँ पे हंटिंग वगैरह करते थे, ठीक है। अब तीसरी बात, पॉपुलेशन ग्रो हुई तो जानवरों जंगलों को काटना स्टार्ट किया और अपने वहाँ पे घर बनाने इंसानों ने स्टार्ट करे, ठीक है। हम लोगों ने जानवरों के घर में घुसना स्टार्ट किया, ठीक है, उनकी निजी जो लाइफ थी उसमें इंटरफेयर करना स्टार्ट किया, ठीक है। वो आप मान लो एक चीता यहाँ है, एक चीता यहाँ है, ठीक है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं भाई। अब इंसान आ गया उनके बीच में, तो क्या होगा, दोनों चीतों को गुस्सा नहीं आएगा कि एक तो मेरे घर में घुस रहा है, दूसरा मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है। जब मैं बातें कर रहा हूँ तो उसके बीच में मुझे चुप चुप के देख रहा है, मुझे चुप चुप के फोटो ले रहा है, मुझे चुप चुप के मारने की कोशिश कर रहा है, तो वो कितना गुस्सा होगा। अब सोचो अगर तुम्हारी लाइफ में कोई प्राइवेट लाइफ में या फिर ऐसे ही लाइफ में तुम्हारी लाइफ में कोई इंटरफेयर करना स्टार्ट करे, तुम्हारे घर में घुस के सीधे घुस जाओ और तुम्हें देखे जो भी तुम कर रहे हो, तो तुम्हें कैसे लगेगा, बुरा लगेगा ना, मन करेगा उसको जान से ही मार दो। तो उसी तरीके से ये चीज होती है, ठीक है। तो ये हुआ करता था। तो हम लोग देखते हैं कि मतलब ठीक है, ये चीजें हुई, कुछ चीजें नेचर ने करी, कुछ चीजें जानवरों वाले इंसानों ने करी, ठीक है। लेकिन क्या अब जो गवर्नमेंट है हमारी, जो हमारी लेजिस्लेशन है, जो हमारी पार्लियामेंट है, या फिर जो कह सकते हैं जो हमारी गवर्नमेंट है, उसने कुछ किया, मतलब उसने प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ किया, या फिर किन किन जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ किया, उनको देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1972 में आया था, जो गवर्नमेंट थी उसने इम्पोज किया, और भी कुछ एक्ट्स हैं वो आगे आएंगे, उनको इम्पोज किया गया, ठीक है। अब कुछ जानवर हैं जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब चीता के अलावा जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट थी उन्होंने स्टेप्स उठाए। ऐसे कौन कौन से जानवर है, कश्मीरी स्टिग, एक नाम क्या है कश्मीरी स्टिग, ठीक है। ऐसे और भी जानवर हैं जैसे कि क्रोकोडाइल अब 3 तरीके का होता है, एक तो फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, ठीक है, एक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, और एक होता है एलिगेटर, इसको घड़ियाल बोलते हैं, घड़ियाल, ठीक है। और ब्लैक बक, ठीक है, जो मैंने आपको कल दिखाया था, ब्लैक बक 12 सिंगा टाइप में होता है, लेकिन काले कलर का होता है, उसकी सींगें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है। और एशियाटिक लायन, ठीक है। और राइनोसेरोस, एक सींग वाला गैंडा जो असम में पाया जाता है। तो ये वाले जो जानवर है ना, ये भी हमारी इंडिया में एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है। इस वजह से जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर सिर्फ चीता को ही नहीं, उन्होंने अन्य जो जानवर है, जो इन जानवरों को मैंने नाम लिया, उनको प्रोटेक्ट करने का काम किया गया है, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिए इसमें, टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, मतलब टाइगर को यानी कि चीता को बचाने की मुहिम, या चीते को बचाने के लिए, उनको सर्वाइव करवाने के लिए जो मुहिम चलाई गई, उनको यहाँ पे बता रखा है, ठीक है।
अब बताने से क्या मतलब, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जानवरों की जो चीते थी उनकी पोचिंग की जाती थी, उनकी जो खाल होती थी उनकी ट्रेडिंग की जाती थी, उनके जो दांत होते थे, उनकी जो हड्डियाँ होती थी उनकी ट्रेडिंग की जाती थी। ठीक है, की जाती थी ना, अब भी की जाती है। अगर अभी भी इंसानों को मौका मिल जाए तो अभी भी करना वो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, तो इस वजह से क्या हुआ, फिर यहाँ पे ये सारे एक्ट चलाए गए। अब आगे देखते हैं। अब क्या हुआ कि जब ये एक्ट चलाए गए उसके बाद क्या हुआ, जो जानवर थे, चीता जो था, उनकी जो संख्या है वो थोड़ी बढ़नी स्टार्ट हुई। क्या हुई, थोड़ी सी इंक्रीजमेंट, किनमें, संख्या में, किनकी, चीता की संख्या में थोड़ा इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हुआ। अब हम लोगों ने देखा कि 1985 में, हमने 1973 में एक्ट स्टार्ट किया था, लेकिन जब हमने उसकी बेसिकली एक तरीके से सर्वे होता है ना, जैसे इंसानों का सर्वे होता है, कितने बड़े और कितने घटे, कितने आसमान में, कितने ऊपर पहुंच गए, कितने नीचे आ गए, उनका सर्वे ऐसे जानवरों का सर्वे किया गया। तो 1985 में हम लोगों ने देखा कि हमारे यहाँ पे जो चीते थे उनकी जो संख्या थी 4005 थी। जब हमने उसको 1989 में देखा, तब देखा तो उनकी संख्या कितनी बढ़ के हो गई थी, उनकी संख्या हो गई थी 4334। कितनी, 4334। लेकिन अब क्या हुआ, 1981 में जो हमने देखा, अब क्या हुआ, टाइम बीतने के साथ साथ हम लोग आए 1993 के दशक में, यानी कि हम 2000 यानी कि 21वीं शताब्दी में हम लोग कदम रखने वाले थे। उस टाइम पे इनकी दोबारा सर्वे किया गया, जब हमने देखा कि जो इनकी संख्या है वो 3600 ही रह गई। मतलब अब 4000 से हम लोग कितने पे आ गए, हम लोग 3000, यानी कि हम लोगों ने 600-700 जो चीते थे वो खो दिए थे। ठीक है, अब ऐसे ही धीरे धीरे चलते चलते क्या हुआ, जब इन सब देखा गया कि नहीं भाई ये रुक नहीं रहा है, हम लोगों ने एक एक्ट बनाया तो ये रुका नहीं। अब क्या हुआ, इन लोगों ने कुछ स्पेसिफिक एरिया जो होते हैं, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक एरिया जो फॉरेस्ट के जंगल के एरिया, उन्होंने क्या किया, इनको ये उन्होंने रिजर्व बनाना स्टार्ट किया, मतलब रिजर्व करना स्टार्ट किया कि ये जो स्पेसिफिक एरिया, जो स्पेसिफिक फॉरेस्ट है वो इनके लिए ही, जानवरों के लिए। उसमें अगर कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस करेगा तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। ये भी हो सकता है कि उसको कुछ पेनल्टी देनी पड़े, ये भी हो सकता है कि उसको जेल में रहना पड़े। तो ये सारे रेस्ट्रिक्शंस और ये सारी चीजें वहाँ पे इम्पोज की गई। ठीक है, तो ऐसे ही अब यहाँ पे हमारे भारत में 2023 में कितने नेशनल टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व बनाए गए हमारे यहाँ पे। तो कितने टाइगर नेशनल रिजर्व है हमारे यहाँ पे, अब हमारे यहाँ पे टोटल अगर गिने जाए तो 54 टाइगर नेशनल रिजर्व है टोटल इंडिया में। उनमें से कुछ नाम, चलो कुछ नाम देखते हैं, जैसे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में, ठीक है, सुंदरबन नेशनल पार्क ये कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। तो ये सारे जो नेशनल पार्क्स हैं, फिर इनके क्या हुआ, इनका एस्टेब्लिशमेंट करने स्टार्ट किया और मतलब जानवरों की पोचिंग वगैरह, इनसे इनको प्रोटेक्ट कराया गया। ठीक है, अभी भी हर चीज़ तो होती है, जैसे कि दारू पे जो बैन हुआ था, बैन तो हो जाता है, लेकिन इलीगली तरीके से उससे फिर भी उसमें ट्रेडिंग की जाती है, इलीगली तरीके से लोग फिर भी पीते हैं, भले ही उसका कॉस्ट कितना ज़्यादा हाई हो, लेकिन पीते तो फिर भी है ना। उसी तरीके से जो इलीगल ट्रेडिंग है, जानवरों की पोचिंग है, वो अभी भी कहीं ना कहीं होती है। लेकिन फिर भी अब कुछ हद तक, मतलब काफ़ी हद तक वहाँ पे सुधार हुआ है कि जानवरों को उनके एरिया में मतलब जानवरों के एरिया में कोई ह्यूमन जो है वो कभी कभार ही घुसता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और आपने देखा भी होगा कि कभी हम लोग न्यूज़ देखते हैं कि केरला में जो हाथी हैं, बेसिकली क्या हो जाते हैं, गांव में घुस जाते हैं। ठीक है, तहस नहस कर जाते हैं सारी चीज़ें। तो ये तो हो रही है जब आप उनके एरिया में घुसोगे, क्योंकि वहाँ पे जो सफारीज वगैरह, वाइल्ड लाइफ सफारीज वगैरह हैं, आपको पता है कि वहाँ पे जीप लेके उनके जंगल वाले एरिया में सफारी वगैरह करने जाते हैं, तो वो वहाँ पे जाके उनको परेशान करते हैं एक तरीके से। तो जानवरों के आगे जाके, हाथी के आगे जाके वो मतलब हॉर्न पीप करते हैं बहुत ही हाई साउंड में, मतलब उनको परेशान करते हैं जाके उनके एरिया में घुस के। तो ये चीज़ें तो होनी है, फिर आपको भी जाके वो परेशान करने ही वाले हैं। तो ये है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे हम लोगों ने जानवरों के ऊपर तो ध्यान देना स्टार्ट किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक वाइल्ड लाइफ एक्ट आया जो कि 1980 में आया। अब उसमें क्या हुआ, हम लोगों ने अभी तो सिर्फ बड़े बड़े जो जानवर थे, ठीक है, उन पे ध्यान देते, लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे करके 1980 में जब वाइल्ड लाइफ एक्ट आया, तब उस पर हमने जो छोटे छोटे जानवर है, जैसे कि अब छोटे जानवर ही तो प्रे बनते हैं, हमने सोचा कि हम बड़े जानवरों को तो प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं, लेकिन तो खाना कहाँ से लेके आएंगे। तो फिर क्या हुआ, वाइल्ड लाइफ एक्ट 1980 का आया। फिर उसमें क्या किया, हम लोगों ने छोटे जो जानवर थे, छोटे मोटे जो चीज़ें थी, जैसे कि मोथ हो गया, ठीक है, मोथ एक तरीके की स्पीसीज है बटरफ्लाई की, ठीक है, बटरफ्लाई हो गई, ठीक है, और भी छोटे स्पाइडर्स हो गए, मतलब ऐसी छोटी छोटी जो कैटेगरीज है, ठीक है, उन सबको प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया। बटरफ्लाईज, ये सारी चीजें उनको प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया, ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, अब क्या वो 1991 आया, 1991 में प्लांट की स्पीसीज भी ऐड की गई, किसमें, जो वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था। तो जो ये स्पीसीज थी एंड प्लांट्स की जो स्पीसीज थी, ठीक है, सबसे पहले 6 स्पीसीज क्या थी, एंडेंजर्ड स्पीसीज में वाइल्ड लाइफ एक्ट में 1980 के उसमें रजिस्टर की गई। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे आपकी बुक में दे रखा है टाइप्स आपकी बुक में देखा टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, मतलब जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनके टाइप क्या है और उनके डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब कहाँ पे वो हमको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी है फॉरेस्ट की, वो है रिजर्व्ड फॉरेस्ट। ठीक है, कौन सी है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट। जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, ठीक है,
इनमें प्रोडक्शन प्रोवाइड की जाती है। अब ये जो फॉरेस्ट होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, बेसिकली कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, वो है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, ठीक है, झारखंड, इन वाले स्टेट में क्या होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट ज्यादा पाए जाते हैं। और ठीक है, अब दूसरे कैटेगरी देखते हैं ना, दूसरी कैटेगरी क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, किस चीज के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, फॉरेस्ट कवर के लिए। फॉरेस्ट कवर मतलब जो फॉरेस्ट एरिया होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ होती है उनके अंदर जंगली जानवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टेड ए फॉरेस्ट कहाँ पर होते हैं, मोस्टली ज्यादा कहाँ पर है, वो है बिहार और उड़ीसा वाले रीजन में, ठीक है। अब तीसरी चीज है, तीसरी इसमें क्या देखा, तीसरा देखा अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट होते हैं, अनक्लास्ड फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जिसमें किसी कम्युनिटी के द्वारा या किसी खास कम्युनिटी के द्वारा या किसी स्टेट के द्वारा एक और सेंटर के द्वारा, ठीक है, मतलब दोनों के द्वारा क्या किया जाता है, इसमें कोऑर्डिनेशन किया जाता है, इसमें पार्टिसिपेट किया जाता है कि उसको हम प्रोटेक्ट कराएंगे, किसी फॉरेस्ट कवर को, किसी फॉरेस्ट एरिया को, ठीक है, उसको बोलते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। अब कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन का मतलब क्या है, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन से मतलब है कि कोई कम्युनिटी यानी कि कोई विशेष समुदाय किसी पर्टिकुलर फॉरेस्ट कवर का, किसी पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया का कंजर्वेशन या कि इसको संरक्षण करती है, ठीक है। ऐसी कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं, जैसे कि राजस्थान में हम लोग देखें तो सरिस्का टाइगर रिजर्व के आसपास का जो एरिया है, ठीक है, वहाँ के जो कुछ स्पेसिफिक लोग हैं, ठीक है, वहाँ की जो ट्राइबल जनजाति है, सिर्फ वहीं जाके उसके अंदर, मतलब उसके अंदर से जो चीजें हैं वो चुन सकती है, वो निकाल सकती है, वो ले सकती है, वो भी सिर्फ जो फॉरेस्ट का जो बचा हुआ यानी कि जो रेसिड्यू होता है। फॉरेस्ट का रेसिड्यू किसे कह सकते हैं, फॉरेस्ट का रेसिड्यू होता है जो पेड़ पौधे, जो पत्तियां गिरती है सड़ी हुई, ठीक है, सूखी हुई पत्तियां गिरी, किसी पेड़ में से कोई लकड़ी टूट के गिरी, तो वो क्या होता है, फॉरेस्ट का रेसिड्यू होता है। सिर्फ उनको लेने के लिए वो ट्राइबल जो लोग हैं वहां पे जा सकते हैं, किसमें, सरिस्का टाइगर रिजर्व में, और बाहर का कोई भी लोग वहां पे एंटर नहीं कर सकता। वो उनकी गारंटी है, वो उनका प्रोटेक्शन है कि वो उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उनको काटने नहीं देते। ऐसी कुछ और चीजें हैं, जैसे कि राजस्थान का एक अलवर डिस्ट्रिक्ट है, अलवर डिस्ट्रिक्ट के जो 5 गाँव हैं, वो क्या करते हैं, किसी उनका कोई पर्टिकुलर फॉरेस्ट है, कोई पर्टिकुलर एरिया जिसमें कुछ पेड़ पौधे हैं, ठीक है, वो उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, और उसका नाम उन्होंने क्या दिया है, उसका नाम दिया है सोनचुरी, ठीक है। और बेसिकली अगर उसको वैसे टिपिकल नेम देखें तो वो क्या है, भैरवदेव डाकव। तो ऐसे किसी पर्टिकुलर एरिया को, फॉरेस्ट को क्या पर्टिकुलर नाम देके उसको एक तरीके से कहते हैं ना कि उसमें देवता को देखने की कोशिश करते हैं, और फिर उसको अगर, और जहां पर अगर ये चीजें मिल गई, कौन सी, रिलीजियस पर्सपेक्टिव मिल गया, तो वहां पे तो इंडियन लोगों को डिफीट करना भाई मुमकिन तो बिल्कुल नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा कठिन है ना, अगर किसी इंसान को तुम रिलीजियस के नाम पे लड़वा दो तो बहुत ही ज़्यादा आसान है इंडिया में, ठीक है। और लेकिन अगर डेवलपमेंट के नाम पे किसी से लड़वा दो तो भैया उसके मुंह से एक आवाज़ नहीं निकलेगी। और ये डिफरेंस है हमारे कंट्री के पीपल में और अदर कंट्री के लोगों में, ठीक है। नेशन वाइड की फीलिंग है, बट मोस्टली अगर रिलीजन उसमें ऐड कर दोगे ना तो फिर डाइवर्जन भी बहुत देखने को मिलते हैं हमारे यहाँ पर। तो ये चीज़ें हैं, ऐसी कुछ चीज़ें। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। इसे सेक्रेड ग्रुव, सेकंड एग्जांपल है सेक्रेड ग्रुव। अब सेक्रेड ग्रुव क्या होता है, इसको हिंदी में बोलेंगे पवित्र बाग, ठीक है। इसमें क्या होता है सेक्रेड ग्रुव में, मतलब कुछ पर्टिकुलर बेसिकली एरिया सिमिलर होता है उनकी तरह, कि कुछ पर्टिकुलर एरिया होता है किसका, फॉरेस्ट का, जिसको जो कम्युनिटी होती है वो प्रोटेक्ट करके रखती है। अब कौन से बेसिकली ये हो सकते हैं, इनमें ना कुछ स्पेसिफिक प्लांट होते हैं या स्पेसिफिक पेड़ होते हैं। कौन से होते हैं वो, देखो, जैसे कि हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि जो तुलसी का पेड़ है उसको घर पे रखना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, तुलसी एक तरीके से तुलसी माता होती है, उनकी हमें पूजा करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता लोगों को, या पता भी है तो शायद इग्नोर करते हैं, मुझे तो ये नहीं आता, लेकिन मुझे ये पता है। लेकिन क्यों रखा जाता है तुलसी का पेड़, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें तुलसी का पेड़ हमारे आंगन में लगाना चाहिए। क्यों, कभी नोटिस किया है इस बात को? लेट मी टेल यू कि तुलसी का जो पेड़ है हमें आंगन में क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि जो तुलसी के पेड़ जो होता है अगर वो आंगन में लगेगा, ठीक है, और मान लो ये यहाँ बीच में आंगन है और पीछे की तरफ आपके सारे रूम्स है जहाँ पे आप रहते हो, आगे से हवा क्या होगी, हवा आएगी। जब आगे से हवा आएगी मेन गेट में से, तो तुलसी के पेड़ में से क्या होगी, उसको छू के जाएगी। तो तुलसी के पेड़ की जो महक है या फिर उसके अंदर जो एरोमा है वो क्या होगा, वो पूरे घर में अंदर जाके फैलेगा। अब उससे क्या होगा, जो बैक्टीरियाज होंगे, क्योंकि जो तुलसी है, ठीक है, बेसिकली क्या है, वो मेडिसिनल प्लांट है, औषधीय पौधा है, तो उसकी जो हवा है, उसको एरोमा है, जब वो घर में जाएगा तो वो सारे बैक्टीरियाज को मोस्टली क्या करेगा, किल करेगा, एनवायरमेंट को कूल करेगा। इस वजह से जो तुलसी का पौधा उसको आंगन में रखा जाता है, उसको इसलिए माता का रूप दिया जाता है। तो लेकिन लोग क्या है कि भाई छत पे रख दो, फिर भी उनकी पूजा करनी है, तो उसका क्या ये सिग्निफिकेंस है, लेकिन फिर भी है तो है, चलो ठीक है, उसी बहाने कम से कम इनका प्रोटेक्शन तो हो रखा है, घर में रखने को तो तैयार हो जाते हैं लोग, ठीक है। तो ऐसे हम लोग देखेंगे मुंडा और संथाल जनजाति जो है छोटा नागपुर प्लेटू में रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, महुआ और कदम के पेड़ को वर्शिप के तौर पे देखते हैं। उनमें वो क्या करते हैं, उनमें अपना एक तरीके से भगवान देखते हैं, इसलिए उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और हमारे यहाँ पे पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, इन सारी चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि हम लोग क्या करते हैं, किसी प्लांट में एक देवता के रूप में क्या करते हैं, उस चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग,
आई थिंक। तो हम लोग आगे चलते हैं, ऐसे कुछ और एक अब आगे चलते हैं। तो जैसे आंदोलन वगैरह स्टार्ट हुए, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि चिपको आंदोलन जो सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने जब वो जो ठेकेदार थे, जो कंस्ट्रक्टर थे, जब वो पेड़ों काटने आए थे तो लोगों ने क्या किया, पेड़ों को हक कर लिया, इसलिए इसको चिपको आंदोलन बोला जाता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, फिर ऐसे ही चिपको आंदोलन हुआ, नवदाना आंदोलन होता है, ठीक है। ऐसे ही बीज बचाओ आंदोलन, तो ये सारी क्या है, न्यू तरीके की इनिशिएटिव्स है जिनसे पौधों को और जानवरों को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग ऐसी कुछ एक कमेटी और है, ठीक है, उसका नाम है जॉइंट फॉरेस्ट कमीशन। अब जो जॉइंट फॉरेस्ट कमीशन है उसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुआ था, 1988 में। कब हुआ था, 1988 में। और जो उड़ीसा था वो फर्स्ट स्टेट था जिसने उसको अप्रूवल दिया था कि हाँ, जॉइंट फॉरेस्ट कमीशन का मतलब होता है कि इसमें जो कम्युनिटी के लोग होते हैं और जो स्टेट के लोग होते हैं, जो स्टेट होती है और जो कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो दोनों एक तरीके से एक साथ आके एकजुट होकर क्या करते हैं, उस एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये था इस चैप्टर में। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। नहीं चैप्टर समझ में आया तो आप कमेंट में उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। और हाँ, जो चीज़ मतलब जो चीज़ समझ में ना आई, ऑफकोर्स उसको क्वेश्चन ऑफकोर्स आप मुझसे पूछ सकते हो। आई विल गिव यू द आंसर इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो, एंड या वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप स्टडिंग, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। टिल देन, बाय बाय।